वो देख सकते हैं। जी जी लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा टाइम जो है, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा पर्पस और उसके बाद जो हमने लास्ट सेशन लिया था, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उसका रिकैप कर दूंगा। उसके बाद कुछ जो नई चीजें हैं वो फिर शुरू करूंगा। जी जी इंशाल्लाह। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन सेशन हम सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि ताकि पहले से थोड़ी फेमिलियरिटी बढ़ जाए, जो बजट, एजुकेशन बजट, पॉलिसीज, उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके प्लानिंग, इन सब में जो इश्यूज हैं वो क्या हैं। तो उसके बाद मतलब डेफिनेटली हमारा ये था इरादा कि हम ऑफलाइन भी प्लान करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम 2 दिन का ऑफलाइन कर लेते हैं, लेकिन वो कई बार जो है वो वक्त काफी होता नहीं है। तो शुरू में ये लगा कि जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें हैं वो पहले हम कर लें। और दरअसल इस पूरे प्रोसेस में हमें कई तरह के आउटकम चाहिए। कई तरह के आउटकम्स में यह है कि एक तो हमको, हमारा जो पर्पस है उसमें यह है कि हम अफराद तैयार करें जो पॉलिसीज और बजट को समझें, उसके डिस्कोर्स में शामिल हों, और उसके अलावा उनको थोड़ी स्किल भी आ जाए कि वो डेटा वगैरह कैसे जो है वो गैदर कर पाएं, कैसे कलेक्ट कर पाएं, कैसे ट्रैक कर पाएं। और साथ साथ जो उस प्रोसेस में हमारा काम होगा उस पे हम एक रिसर्च रिपोर्ट हर स्टेट पे निकालें, एजुकेशन बजट, माइनॉरिटी बजट को लेकर के, और उसको लेकर के गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करें। तो जो नए लोग हैं उनको भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा जावेद नाम है और मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली बेस्ड, उसके साथ काम करता हूँ। साथ में एक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज है, तो उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जो जमा से भी हमारा पुराना एसोसिएशन है, और बेसिकली मेरा काम जो है वो पब्लिक पॉलिसी और बजट पे ही है। और जो काम है वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करने में, और बहुत सारे जो हमारे रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटेशन में काम आता है। तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल। तो अभी हम ये प्लान किए थे कि एटलीस्ट हम कम से कम 4 से 5 सेशन जो है ऑनलाइन करते हैं। मतलब आने वाले दिनों में अगर वीकली होता है तब भी ठीक है, अगर वीक में 2 बार हो जाता है तब भी ठीक है। और इस तरह से करके एक टीम बिल्ड हो जाए, लोगों की थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाए, एंड देन फिर हम जो है आगे बढ़ें। तो हम उसमें कंटेंट में ये चाह रहे थे कि एक तो हम जो बजट के बेसिक इस्तेलाह या जो हम टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी हो, जो बजट प्रोसेस है उसके बारे में हमें जानकारी हो, बजट प्लानिंग है उसके बारे में हमें जानकारी हो, थोड़ा हम माइनॉरिटी बजट और एजुकेशन बजट को कॉन्सेप्चुअली समझ पाए। एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट फेज ये था कि हम जो बजट बुक्स हैं स्टेट के और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी हम फेमिलियर कराएंगे। बट बेसिकली हम, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो स्टेट बजट पे ही काम करें, और स्टेट बजट के अलावा कुछ अगर चीजें रह जाती हैं तो उसमें आरटीआई का इस्तेमाल करें। तो ये मकसद था जिसको मैं ब्रीफली आप लोगों के साथ शेयर किया। अब रहा मामला ये कि जो क्या कहते हैं, अभी बजट समझना और बजट को लेके हमें काम करने की जो बात है, तो मैंने पिछले सेशन में भी ये जिक्र किया था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी जो पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जब तक हम गवर्नमेंट को जवाबदेह ना बनाए और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को हम इंश्योर ना करें जो वो हमसे वादे करते हैं, तब तक हमारी डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। अब उसमें जो हम बजट या पॉलिसी को लेते हैं वो एज ए टूल लेते हैं। तो जो बेहतर निज़ाम, बेहतर गवर्नेंस कैसे हो मुल्क के अंदर, और उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमसे वादा करती हैं उस वादे को वो कितना पूरा करती हैं, हम बजट और पॉलिसी पढ़ के हम उनको किसी हद तक अकाउंटेबल, जवाबदेह बना सकते हैं ताकि सोसाइटी में बेहतरी पैदा हो। माइनॉरिटीज के पर्सपेक्टिव से मैं तो यही कहूंगा कि माइनॉरिटीज के पर्सपेक्टिव में तो मैं ये बोलूंगा कि आजकल के हालात में जो हम जी रहे हैं और जहाँ पे मेजोरिटनिज्म है वहां पे हम अपने नुमाइंदे भी बमुश्किल चुनवा पाते हैं और कि हमारी वो आवाज उठा पाए। तो ऐसे हालात में हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है कि हम जो है कहीं ना कहीं जो पॉलिसी डोमेन है, जो जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती है, जहाँ पे बजट बनते हैं, उन प्रोसेस में हम कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट करवा पाए, वही एक तरीका हमें बचता है, और उसी के जरिए हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं,
और अलग अलग जो है मुद्दों पे काम करते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, ऐसे बहुत सारे मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, दलित आदिवासी विमेन इश्यूज पे भी काम करते हैं। बट अभी का जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट भी है, मतलब क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। बट एनी हाउ हमें इंगेज तो करना है और हमें इस जो है पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपनी स्पेस बनानी है, वो चीज हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, हमें करना ही करना है। तो इन सब चीजों को लेकर के अभी के हालात में अगर आप देखें तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी जिक्र किया था कि हम चाहे स्टेट गवर्नमेंट पे की बात करें या यूनियन गवर्नमेंट की बात करें या लोकल गवर्नमेंट की बात करें, हमें ये हमेशा दिखता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस से पॉलिसीज बनती हैं, स्कीम बनते हैं और उसके बाद जो है उन स्कीम के लिए बजट एलोकेट होता है, उनका जो है खर्चा कितना होता है, उस खर्चा होने में क्या दुश्वारियां हैं, वो पैसे लोगों को क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे उनको जो मतलब टारगेट ग्रुप है, और इन सारे प्रोसेस में गवर्नमेंट ने क्या स्कूल बिल्ड किए, क्या हॉस्पिटल बिल्ड किए, क्या आंगनबाड़ी सेंटर बिल्ड किए या कोई और लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव जो हमें दिखता है। और उस प्रोसेस में हमारे यहाँ जो अलग अलग मतलब नीड्स हैं उन सेक्टर में क्या फायदा हुआ है। मान लिया एजुकेशन की हम बात करें तो इनरोलमेंट रेशियो क्या बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालत क्या है, आउट ऑफ चिल्ड्रेन जो है हम उनको मतलब कहीं कम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हमारे इंडिकेटर्स के हैं, इसी तरह से हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, तो तमाम जो है पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं। तो उस मतलब ये सारी जो गवर्नमेंट चीजें कर रही है अल्टीमेटली आउटकम क्या आ रहा है। तो हमारा बजट पढ़ने का मकसद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सारे सिर्फ जो है नंबर क्रंचिंग कर लें और डेटा देख लें, बल्कि हमें कहीं ना कहीं उसको लिंक भी करना है आउटकम से, जो बुनियादी मतलब जो रिजल्ट है और जो उसका इम्पैक्ट है वो हम भी हमें देखने की कोशिश करना चाहिए। और लगभग हम सब ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उस फ्रेम में काम नहीं करते हैं, उस तरह का हम डेटा एविडेंस इकट्ठा नहीं करते हैं, तो उस लेवल की हम एडवोकेसी भी नहीं कर पाते। तो बुनियादी मकसद जो है वो इन सारे प्रोसेस का यही है। और जैसा मैंने पिछले सेशन में जिक्र किया था कि जब हम बात करते हैं पॉलिसीज की, तो पॉलिसीज हमें जरूर पढ़नी है, चाहे राइट मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या माइनॉरिटीज के लिए भी जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। बट उसी से लिंक्ड जो चीजें हैं बजट की, उनके जो बेसिक इस्तेलाह है उनको भी तो थोड़ा हमें मतलब सरसरी तौर पे समझना जरूरी है, ताकि अगर हम आगे काम करें तो हमें वो बुनियादी इस्तेलाह पता हो। बजट अगर बुक देखते हैं तो हम चौंक न जाएं। तो ये सेशन पिछली बार हमने इसी पर्पज से लिया था, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, रिकैप करूंगा। मैं भी हो सकता है कि हमें इस हर बार थोड़ा करना ही पड़े, कुछ लोग जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो बहरहाल बजट जो है एक कॉमन लफ्ज है, कॉमन वर्ड है, और जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये मतलब एक लेदर बैग है, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल पेपर्स रख के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, और बजट इस तरह से हम लोग बातचीत में रखते हैं। लेकिन आमतौर से अगर गवर्नमेंट के या सरकार के जुबान में बात करें तो उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की जाती है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाती है। और जब जो बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो जाता है उसके बाद जो है वो उसका एप्रोप्रिएशन एक्ट और फाइनेंस एक्ट होता है कि मतलब सरकार जो है वो कितना खर्चा करेगी और उस खर्चे के लिए वो कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा करेगी। तो खर्चा करेगी तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल या एक्ट बनता है, और जो फाइनेंस बिल या एक्ट होता है वो रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए होता है। अब बजट को अगर हम लोग समझते हैं तो बुनियादी तौर से एक एस्टिमेशन है एक साल का। फाइनेंशियल ईयर हम सब जानते हैं कि वो अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च के बीच में खत्म होता है, और बजट उससे थोड़ा पहले बनता है। और वो बेसिकली उसका इंटेंशन होता है कि वो अगले साल गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट क्या आमदनी इकट्ठा करेगी, बेसिकली उसी का जो एस्टिमेशन है वही हमारा बजट कहलाता है। तो उसके लिए ये है कि हम बाद में आप लोगों के साथ कुछ मटेरियल भी शेयर कर सकते हैं, बहुत से इसमें ग्रुप में काफी वीडियोस भी डले हैं, और हम आपको पीपीटी भी शेयर करेंगे। बट ये कि कोशिश ये की जाए कि हम लोग खुद से कुछ चीजें रिटर्न करने की कोशिश करें। तो एक्सपेक्टेड इनकम, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, हम उसको बजट के टर्म्स में बात कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट के जो आमदनी, आय और जो व्यय है उसके जो प्रपोजल बनते हैं एक साल के अंदर का जो लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी प्रायोरिटी होती है उसका एक स्टेटमेंट, और उसका जो फिस्कल टारगेट मतलब आमदनी और खर्चे का जो टारगेट होता है
वो भी एक बजट का डेफिनेशन बन सकता है। तो इस तरह के डेफिनेशन है। बट बस यही बात करें कि साल के अंदर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई लोकल गवर्नमेंट हो, वो जो एस्टिमेशन करती है एक फाइनेंशियल जो पीरियड, फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड है उसके दरमियान के लिए, और उसमें जो वो रिसीट और एक्सपेंडिचर का जो तफसील या ब्यौरा या स्टेटमेंट देती है, वही हमारा बजट होता है बेसिकली। तो ये लेमैन के उसमें आएगा। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट जो है अपने, जैसे हम लोग अपने बैंक अकाउंट रखते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट के पास अपने फंड्स होते हैं जहां पे वो पैसा इकट्ठा होता है, वहां से वो डिस्बर्स होता है। और जो सबसे पहला है वो कंसोलिडेटेड फंड है या अकाउंट्स है, जो जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये सब खोलते हैं अपने अपने नाम पे, अपने इदारों के नाम पे। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के पास भी कंसोलिडेटेड फंड कहलाता है। और बेसिकली ये, इसका सारा परमिशन जो है वो हमारे लेजिस्लेचर्स देते हैं, चाहे आपके एमएलएज हों, चाहे आपके एमपीज हों। और जो जो भी सरकार प्रपोजल बनाती है खर्चा करने के लिए, जो भी प्रपोजल बनाती है एक साल के अंदर आमदनी इकट्ठा करने के लिए, वो सारा इसके अंदर जमा किया जाता है। और कंसोलिडेटेड फंड जो है वो एक तरह से हमारा बजट होता है। कंटिजेंसी जो है एक अकाउंट गवर्नमेंट रखती है, जब ऐसे कोई हालात आते हैं जहां पे कि कोई साइक्लोन आ गया, कोई ऐसी मुसीबत आ गई, तो उस दौरान जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम में पार्लियामेंट या विधानसभाएं सेशन में नहीं होती हैं, तो गवर्नमेंट जो है, या जो हमारे इदारे या जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो गवर्नर के परमिशन के साथ साथ वो पैसे खर्च कर लेते हैं, बाद में गवर्नमेंट अप्रूवल उसका लेती है। ये भी जो है दोनों तरह पे होता है, यूनियन गवर्नमेंट में भी और मरकजी हुकूमत के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है। गवर्नमेंट के पास पब्लिक फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, जिसमें पीएफ, ग्रेचुइटी और बहुत सारे, मतलब ग्रेचुइटी नहीं सॉरी, पीएफ और ये हमारे सेविंग सर्टिफिकेट्स और भी कुछ और चीजें भी गवर्नमेंट इसमें रखती है। गवर्नमेंट इसकी ट्रस्टी होती है और इसमें से भी कई बार पैसा सरकार जो है बोरो करती है, अगर उसका जो बोरिंग डिफिसिट है, बजट डिफिसिट है, उसके लिए वो करती है। तो ये मतलब एक आइडिया के तौर पे है, एक हमें समझदारी के तौर पे है कि ये तीनों अकाउंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था पिछली बार भी, अभी भी मैं आपको वो कर रहा हूँ कि बेसिकली बजट यही है कि आपका जो है इनकम या रिसीट और एक्सपेंडिचर विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब बात करें अगर हम लोग आगे, तो जो हमारा खर्चा होता है, वो खर्चा जो है बेसिकली तीन बड़े सेक्टर पे होता है। हम तीन बड़े सर्विसेज देते हैं। मैं चूंकि रिकैप कर रहा हूं, तो पिछले बार जो लोग रहे होंगे वो तो कुछ वो होंगे, नए लोगों के लिए मैं रिकैप कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कंटिन्यूएशन बना रहे। तो मान लिया 1 रुपए का खर्चा है सरकार का, तो वो तीन बड़े सर्विसेज वो देती है। जनरल सेक्टर, जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सर्विसेज। और ये होता है आमतौर से कि जनरल सेक्टर्स में हमारा जो खर्चा होता है वो सरकार के अपने इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट होता है। उसमें डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पेंशन, ये सारी चीजें आती हैं। सरकार जो कर्जे लेती है उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो भी जाता है। तो ये सारी चीजें जनरल सेक्टर का पार्ट होती हैं। इसी तरह से एक इसमें जो है सब्सिडीज आती है जनरल सेक्टर में, जो हमारे फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, फूड सब्सिडीज है, जो कि आमतौर से वेलफेयर अप्रोच के तौर पर रखी गई हैं। बाकी और सारे खर्चे ऑन मेंटेनेंस वाले होते हैं सरकार के जनरल सेक्टर में। इकोनॉमिक सेक्टर जो है आमतौर से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार कुछ पैसे, मतलब कुछ इनकम जनरेट करती है। तो उसमें आपके कॉमर्स इंडस्ट्री से लेके, एविएशन से लेके, रेलवे से लेके बहुत सारे जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन आते हैं, और एग्रीकल्चर से लेके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। इसकी पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी कैटेगरी में बांटे जाते हैं। सोशल सेक्टर जो है उसमें हमारा बेसिक फोकस है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे पैसा खर्च होता है। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, जो माइनॉरिटीज के, जो दलितों के, जो ट्राइबल्स, वुमेन, चिल्ड्रन, इनके वेलफेयर के लिए पैसे सोशल सेक्टर से आते हैं। एजुकेशन जिसके लिए हमें फोकस करना है वो सोशल सेक्टर का हिस्सा है। माइनॉरिटी बजट सोशल सेक्टर का हिस्सा है। इसी तरह से जो पैसे खर्च होते हैं वो बेसिकली, मैंने आपसे कहा कि 1 रुपए खर्च होने हैं बजट के, तो वो इन सेक्टर में डिवाइड किए जाते हैं। बट इन सेक्टर में वो पैसों के खर्च करने का जो नेचर होता है उसकी एक और कैटेगरी बनती है, उसको हम लोग बेसिकली रेवेन्यू और कैपिटल बोलते हैं। तो हम आप को पिछली बार भी आपको एग्जांपल दिए थे कि एजुकेशन में हम अगर रेवेन्यू कैपिटल वाले टर्म को बांटना चाहें तो हम कैसे वो करें। तो हमारे ही लोगों ने बताया कि एजुकेशन में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है तो वो कैपिटल खर्चा है, अगर टीचर की सैलरी जा रही है तो वो रेवेन्यू खर्चा है। मतलब रोजमर्रा वाले मेंटेनेंस वाले खर्चे रेवेन्यू में रखे जाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं वो कैपिटल में आते हैं। तो ये पिछली बार हमने आप लोगों से जिक्र किया था इस चीज को लेकर के।
और उसके बाद थोड़ी चीजें हमने और शेयर की थी। उसमें ये था कि जो खर्चे होते हैं रेवेन्यू कैपिटल के अलावा, एक और चीज है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमें समझने की जरूरत है। जिसमें मैं यहाँ कई सारे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। बस अगर खरीदा गया कैपिटल में आएगा, लेकिन आपके ड्राइवर का खर्चा जो है रेवेन्यू खर्चा होगा। इसी तरह से जो खर्चे होते हैं वो खर्चे जो है वो बेसिकली स्कीम के थ्रू होते हैं या तो इदारे बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर सब लोग देख रहे होंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, ये बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन हो या हमारे स्कूल एजुकेशन हो। डॉक्टर साहब ये हाँ पीपीटी शेयर नहीं हुआ है शायद। हाँ पीपीटी शेयर नहीं हुआ है स्क्रीन आपका। स्क्रीन अब दिखा ही नहीं मेरा। नहीं दिखा है। अच्छा दिखा ही नहीं, शुरू से नहीं दिखा है ना? नहीं शुरू से नहीं दिखा है जी। अच्छा शुरू से नहीं दिखा तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे लगा कि शायद हो गया है। जी फिर से कर रहा हूँ इसको एक बार। ठीक ठीक है। जी आ गया आ गया है ना? जी ठीक है। तो मैं जो अभी रिकैप किया था तो उसके स्लाइड्स मतलब इस तरह से हैं। मैं एक एक करके सारी चीजें मैं करूंगा तो पूरा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने रिकैप किया है। तो रिकैप में आप चीजें कुछ कुछ तो देख सकते हैं। तो जैसे मैंने रेवेन्यू कैपिटल का जो आपको एग्जांपल दिया था, तो उसका एग्जांपल जैसे मान लिया अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये क्या क्या दिख रहा है आपको? मिड डे मील दिख रहा है। मिड डे मील का है ये। हाँ मिड डे मील का है। तो मिड डे मील का खर्चा यूजुअली जो खाना हम खिलाते हैं वो तो रेवेन्यू में बुक हो जाता है। मतलब रोजमर्रा की चीजें हैं। पल्स पोलियो का है, अगर आप कहें हेल्थ में जाके तो ये रेवेन्यू में आएगा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूशनल खर्चा है सरकार का। और इसमें काफी चीजें जो है वो कैपिटल की होंगी। जैसे बिल्डिंग है वो कैपिटल का होगा, लेकिन मेडिसिन जो जाएंगी वो रेवेन्यू में आएंगी। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये था कि हम आमतौर से स्कीम जो है वो मतलब चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हूँ या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हूँ, या फिर वो हम दूसरा चीज ये करते हैं कि उस परमानेंट सोल्यूशन। सपोज करिए कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में ही अगर हम तो स्कीम हमारे पास पहले सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था। सर्व शिक्षा अभियान के अलावा माध्यमिक, उच्चतर, ये सारे जो है हमारी स्कीम्स हुआ करते थे। उसको मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। तो स्कीम जो है वो 5 इयर्स के लिए अप्रूवल होता है, उसका 5 साल के लिए उसका अप्रूवल होता है। लेकिन जब हम केंद्रीय विद्यालय बनाते हैं, नवोदय विद्यालय, ये परमानेंट सेटअप है। तो कोई भी एक सर्विस देने के लिए सरकारी सतह पे या तो स्कीम चलाई जाती है या तो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है अगर हेल्थ में जाए आप तो NHM चला रही है, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट करता है बहुत सारे जो है PSC CSC को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को। बट सरकार के पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है, तो ये इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहा है। इसमें स्पेशलाइज्ड डिजीज के बारे में या और चीजों के बारे में पढ़ाई भी होती है और सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो हुकूमत जो है जो भी उसके बजट है उसके खर्चे को, जहां पे डेवलपमेंट खर्चा है, या तो इंस्टीट्यूशन के जरिए खर्च करेगी या स्कीम के जरिए खर्च करेगी। मैं इसको फ्यूचर में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम जब बजट बुक देखेंगे तो हमको इसी तरह से ट्रैक करना पड़ेगा खर्चे को। अब स्कीम के बारे में भी हमने आपसे जिक्र किया था लास्ट टाइम कि स्कीम में भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की पूरे पैसे होते हैं। अब एजुकेशन में मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि समग्र शिक्षा अभियान, जो आमतौर से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सपोर्ट और बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स, इन सारी चीजों के लिए वो पैसा देता है। बहुत सारे एक्टिविटीज है समग्र शिक्षा अभियान में। लेकिन उसके अलावा एजुकेशन में हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आते हैं, जो मुझे लगता है सारे लोग यहाँ पे वाकिफ हैं। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका पैसा खर्च कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई शेयर नहीं दे रहे। तो उसको जो है हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नाम से जानते हैं, जहां पे पूरे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाए। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान जो है
उसका पैसा जो है वो 40% स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना है और 60% जो है वो बेयर करना है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के नाम पे जाना जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमको याद रखनी है, मतलब ये आप मुझसे बार बार पूछें या आप उसको बार बार याद करें। हमें बजट बुक देखने के टाइम में फिर स्टेट की अपनी स्कीम होती है, एजुकेशन में भी स्टेट अपना पैसा खर्च करता है और उनकी अपनी खुद की स्कीमें भी होती हैं, उनके अपने इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। तो हमें दो लेवल पे अगर स्टेट बजट बुक भी देखते हैं तो हमें वहां पे दिखेगा कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम है उसमें हमारा स्टेट बजट कितना % शेयर दे रहा है, हमारे स्टेट के खुद के स्कीम्स कौन से हैं, हमारे स्टेट के अपने इंस्टीट्यूशन कौन से हैं एजुकेशन के। ये सारी चीजें हमें बुनियादी तौर से उनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसीलिए हमने आपसे ये चीजें जिक्र की, जो पिछले जो है सेशन का मैं आपको बेसिकली रिकैप ही बता रहा हूँ। अब एक और चीज जो पिछली बार हमने किया था वो मैं अभी आपसे जिक्र करने और जा रहा हूँ, वो ये है कि जो साल होते हैं बजट के, जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, वो हमको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो ये चीजें जो है इसलिए जरूरी है कि जब हम बजट बुक देखेंगे तो वहां पे हमको वो चीज मतलब समझ में आनी चाहिए कि हम जो बजट एस्टीमेट है वो क्या है, रिवाइज बजट है वो क्या है, जो खर्चा हो चुका है फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक उसका नाम क्या है। तो हमने जैसे आपसे शुरू में जिक्र किया था कि बजट जो है बनता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर फरवरी में बजट आता है तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, इसलिए हम उसको बजट एस्टीमेट बोलते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल चल रहा है बजट एस्टीमेट वाला, उसके बीच साल में, जैसे मान लिया हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है, 22-23 है, उसका हमने लगभग 6 महीना खत्म कर लिया, अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक। अब इस बीच में सरकार अगर उसमें कुछ फेर बदल करती है तो उसको रिवाइज बजट कहा जाएगा, उसको रिवाइज बजट कहा जाएगा। इसी तरह से 31 मार्च तक जो पैसा खर्च हो जाता है उसको एक्चुअल बजट कहा जाता है, लेकिन वो डेटा 1 साल के गैप से आएगा। उसकी वजह क्या है कि वो सारे पैसे को सीएजी या एजी ऑफिस ऑडिट करती हैं तो 1 साल का टाइम लगती है उसमें। अगर आप आरटीआई फाइल करें, अनऑडिटेड पैसा आपके बारे में आपको जानना है, तो आप 31 मार्च के बाद अप्रैल में कभी भी चाहें तो आरटीआई से वो अमाउंट मांग सकते हैं, लेकिन बजट बुक में आपको 1 साल के गैप से दिखेगा। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए कि जो बजट बुक है वो 3 तरह के डेटा प्रोवाइड करेगा। एक तो आपका ऑलरेडी खर्च किया हुआ डेटा, करंट मतलब अगले साल का डेटा बजट एस्टीमेट, करंट ईयर में जो हुआ मिड पॉइंट पे आधे साल के बीच में उसका डेटा। तो ये हमको बुनियादी तौर से समझना है। अभी मैंने लगभग आधा घंटा लिया ये सारी चीजों को कवर करने में। मुझे लगता है कि 1-2 सवाल अगर किसी के हैं तो वो मैं ले सकता हूँ, कोई किसी के सवाल है तो मैं ले सकता हूँ। किसी का कोई सवाल है? रजा साहब कोई सवाल है आपका? जी नहीं सर, असल में वो कॉन्सेप्ट जो है ना बजट का बहुत क्या है, उसमें थोड़ा तो इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा वो ताल्लुक है बजट के ताल्लुक से मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही इसमें, क्योंकि अच्छा। मेरा जहन इसके तरफ नहीं है ज्यादा। अच्छा, आपको मतलब आपका जहन मतलब इस सेंस में कि आपको मतलब फ्यूचर में इस पे काम नहीं करना है या? जी 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 जी, क्योंकि एक तो मसरूफियात तो मेरी दूसरी भी है, लेकिन इस सिलसिले में बहुत मुझे तो वो लग रहा है, क्या मुश्किल लग रहा है कि इस सिलसिले में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आप मतलब उतना मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? जी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है मेरे अंदर। नहीं मतलब आप वो नहीं है तो वो तो किया जाएगा, लेकिन आप करना चाहते हैं कि नहीं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। करना तो चाहते हैं इंशाल्लाह, लेकिन बस वो चाहिए। देखिए आपका बेसिकली कमिटमेंट चाहिए। बाकी आपका आज सेशन में नहीं क्लियर है तो हम उसके लिए और सेशन लेंगे, और उसके अलावा फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्सनल फोन नंबर लें और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो अलग से आप फोन करके बात भी कर लें।
ये भी आपके लिए ऑप्शन ठीक है, लेकिन वही थोड़ा मतलब लेकिन इंशाल्लाह आगे बढ़ाइए। हाँ नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने फ्रेंकली इस चीज को बताया कि आप चाहते हैं बट अभी उस लेवल पे आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको हल बताया कि मैं इस और सेशन प्लान कर सकता हूं अगर आपका इंटरेस्ट और कमिटमेंट है। और उसके अलावा सेशन प्लान में अगर आप इंडिविजुअल भी चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम निकलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ वो आपके ऊपर है, मतलब आप कैसा चाहते हैं वो आपके ऊपर है। हाँ जी। सैयद असगर साहब, सैयद असगर साहब सुन पा रहे हैं आप? सैयद असगर साहब, अच्छा आप शायद अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। तौसीफ भाई का तो ऑडियो ही नहीं है मेरे ख्याल से। इमरान, मैं सुन पा रहा हूँ जावेद भाई, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात को। हाँ मतलब अभी जो आधे घंटे का जो अभी डिस्कशन है हुआ उसमें आपको कोई चीज जो कि मैंने रिकैप किया है, जो पिछले बार लोग मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। असगर बात तो कर रहा हूँ सर। अच्छा असगर साहब, ठीक है आ गए आप लाइन पे। ठीक है इमरान, तो आप फिर नेक्स्ट उसमें। हाँ असगर साहब, जी जी, एक जो सेकंड आप लास्ट टाइम नहीं थे तो जी मैंने ये एक तरह से रिकैप एक बार फिर से दोबारा मतलब रिवाइज किया मैंने। तो मैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ, टर्म्स बहुत बहुत डिटेल और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव टर्मिनोलॉजी वगैरह आपने इस्तेमाल की है। और ये क्या कहना चाहिए, बजट पे जो आमतौर पे जो सुपरफिशियल नॉलेज होती है किसी को कि बजट व्हाट एग्जैक्टली बजट मीन इज क्या है, ये सारी बातें आपने जो है बड़ी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाई। हाँ लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि सारे स्टेट को यकसा बजट दिया जाए, बजट के अंदर कोई किसी स्टेट से नाइंसाफी ना हो, ये सारी बातें यूनिफॉर्मिटी वगैरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है या नहीं, मेरा सवाल ये था। मिसाल के तौर पर आप तेलंगाना स्टेट को ले लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी के फेवर में है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बाकायदा एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसमें माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए स्कीम्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन बहुत बदकिस्मती से वो स्कीम्स पूरे नहीं हो पाते हो, हाँ दरमियान में तो कोई ना कोई नहीं बिल्कुल असगर साहब, पॉलिटिकल। यही यही तो लर्निंग करनी है और जी के लिए ही तो ये सारा चीज मतलब समझने की कोशिश हो रही है कि जी हाँ बिल्कुल सही है। हाँ तो कि जैसे हम यूनि बुनियादी जो इंफॉर्मेशन कहीं से लेते हैं अखबारों से या जी तो उसके पीछे हमारे पास डेटा वगैरह नहीं होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये डिफिकल्ट काम है कि हम जी इसको समझें, बजट बुक को पढ़ें, बजट बुक से डेटा निकालें, उसको एग्जैक्टली में डालें, एक्सेल शीट में डाल के एनालाइज करें, जी उसके हाँ जी ग्राफ हाँ और चार्ट बनाएं, उस पर कुछ जी लिख। हाँ तो ये सारा प्रोसेस हमारा पर्पस यही है। जी हाँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल लग रहा ओरिएंटेड है है वो। टेक्निकल। देखिए मैं मेरा यही मतलब है कि फ्रैंकली लोग फील करते हैं रेदर देन कि हम स्किप कर जाएं चीजों को। मतलब जी 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 जैसे हम आप सबकी पार्टिसिपेंट्स की जिम्मेदारी है कि जी, खुद के लेवल पे भी ऑनेस्ट होना है। जाहिर बात है, बिल्कुल सही है। हाँ तो इसलिए ऑनेस्ट, एक ये होता है ना कि भाई हमने वन टाइम इवेंट करके छोड़ दिया वो। जी जी, हाँ इस मिशन का पर्पस नहीं है। ये है कि एक लेवल पे जब क्लियरिटी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जाहिर बात है, बिल्कुल सही बात, हाँ तो सही। ये मतलब सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जी चीज जी जी, मतलब सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है ये चीज। नहीं बिल्कुल तो सही है जावेद साहब, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। हाँ तो और ऑनेस्टली इंशाल्लाह हम लोग एक मर्तबा इस फील्ड में आ गए हैं तो देयर इज नो लुकिंग बैक। इंशाल्लाह हाँ हम जो है इससे पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और अगर अनस्किल्ड है, अगर कोई, जैसे कि हमारे अभी एक साथी ने बात की थी कि मेरे लिए शायद ये नामुमकिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा टेक्निकली ओरिएंटेड अगर वो हो जाए, या फिर क्या कहना चाहिए, आप जैसे आपने बताया कि नंबर लेकर भी इस ताल्लुक से स्पेसिफिकली बात की जा सकती है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं या आपकी ये बात से बहुत बड़ी हद तक मुत्तफिक हूँ हम्म कि इंशाल्लाह अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी हासिल भी हो सकती है। लेकिन आप बहुत जल्दी अगर हथियार डालने की मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं समझता हूँ अगर हम नहीं अब करेंगे तो फिर और कोई है नहीं करने के लिए। और ऑनेस्टली हम डिपार्टमेंट्स में जाकर वहां से डेटा हासिल करते हुए
कहीं हमारे हमारे तरफ से नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, सारी बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो शुक्रिया। दैट इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बहुत अच्छी तरीके से आपने एनलाइटन किया उसको। बस यही पूछना था मुझे। शुक्रिया। तो इमरान इमरान आपको कुछ मतलब अभी तक क्या लग रहा है? नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं जायद भाई, इस पे तो मैंने अच्छा ठीक पहले है। भी काम किया है बजट पे। हाँ और ये जो हाँ, आप पहला सेशन था, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मुझे मालूम है तो मैं उसको लेकर के एक बार सुन भी लिया होता। सुन चुके हैं, बट चलिए अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं सुन नहीं पाया था, मुझे नहीं मालूम था उसकी रिकॉर्डिंग आई थी ग्रुप में। बट अच्छा अच्छा, नेक्स्ट टाइम इसको खत्म होने के बाद मैं उससे भी अपने पास मंगा करके मैं फिर से उसको दोबारा ठीक है वो, सुनूंगा उससे। नहीं नहीं ठीक है, वो रिकॉर्डिंग है पिछले सेशन की। और उसके अलावा फिर ये मतलब और भी हम देखेंगे। अगर जैसे अभी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग उसमें चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, अगर मतलब कुछ जरूरत है तो हम लोग उसको आगे फिर देख सकते हैं। तो शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। और पिछली बार हमने जैसा वादा किया था जो कि अ, हम थोड़ा सा बात करेंगे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू साइड पे भी। तो मैं बहुत ब्रीफली जिक्र करूंगा कि जो खर्चा है और जो आमदनी है उसके लिए बड़े ही मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, मिसमैच और बहुत ही गैर बराबरी है। वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे अगर आप ब्रॉडली देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे बड़े टैक्सेस को कलेक्ट करती है। और आमतौर से फाइनेंस कमीशन जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो यूजुअली अगर 60 रुपए इकट्ठा होते हैं तो 40 रुपए तो ट्रांसफर होते हैं, मगर उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करके देती है। और बाकी जो पैसे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के थ्रू और सारी चीजों के थ्रू फिर स्टेट को भेजती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ओवरऑल अगर आप नॉलेज के तौर पे बात करें, डेटा बाद में लाएं, तो जो एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट पे ज्यादा है खर्चा करने की, तमाम जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर के। और रेवेन्यू कलेक्शन का पावर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका रोल तो बहुत ही कम है, वो ना उतना पैसा खर्च कर मतलब इकट्ठा कर पा रहे हैं। और उनके जो खर्चे होते हैं उन पे भी उनका कंट्रोल नहीं होता है। यूजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में अगर हम बात करें टैक्सेस को लेकर के या आमदनी को लेकर के, तो हमारे पास टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स एक बड़ा जो है मतलब सोर्स है। उसके अलावा फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वो एक बड़ा सोर्स है। और उसके अलावा फिर हमारे पास कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज हैं जो अब काफी हद तक जीएसटी में मर्ज की जा रही है ग्रेजुअली, कुछ काफी हद तक हो भी चुकी हैं। तो ये कस्टम ड्यूटीज, फिर एक्साइज ड्यूटीज प्लस जीएसटी, और उसके अलावा फिर इनकम टैक्स से आमदनी जो भी प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वो सर्टेन जो गवर्नमेंट का लिमिट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो उस स्लैब में आ रहे हैं तो वो टैक्स पे करते हैं। इसी तरह से कॉर्पोरेशंस जो है वो टैक्स पे करते हैं। एक्साइज ड्यूटीज जो है आमतौर से कोई भी प्रोडक्शन होता है उसकी यूनिट पे लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटीज आप सबको पता है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पे लगता है। तो ये ब्रॉडर जो है पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। जीएसटी में थोड़ा कैटेगरी बना दिया है उन्होंने कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, बट यूजुअली सेंटर अभी भी पावरफुल है और स्टेट्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में बहुत पीछे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू आमतौर से जो है वो गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देती है उसके एवज में नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, चाहे वो कोई हेल्थ फैसिलिटी हो या एजुकेशन फैसिलिटी हो या कोई और फैसिलिटी हो। और गवर्नमेंट जो फीस और पेनाल्टीज वगैरह से पैसे इकट्ठा करती है वो नॉन टैक्स में जाता है। उसके बाद हुकूमत जो है वो क्या करती है कि अपना उसका एक और सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि वो उसके पास जितने भी पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इस तरह के एसेट्स हैं, उनको बेच करके जो है वो पैसे इकट्ठा करती है। ये सब करने के बाद अगर सरकार का खर्चे का और आमदनी का मिसमैच होता है तो वो कर्जा ले लेती है। तो रफली आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1/3 जो इनकम का हिस्सा बनता है वो कर्जों से आता है। तो मैंने आपको रफली बताया। अब मैंने शुरू में कहा था बजट पढ़ना जरूरी क्यों है।
अगर आप देखें तो आमतौर से जो टैक्सेस हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपके जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज सब आते हैं, वो लगभग जो है 60% बनता है। और उसके बाद 30 to 35% जो है वो मतलब आपके ये कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स होते हैं। तो लार्जली जो गरीब है हिंदुस्तान का वो ज्यादा टैक्स पे करता है, इसलिए कि वो तमाम चीजें खरीदता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि मैंने आपको बता दिया कि इन जो है टैक्सेस से दिया जाता है, वो आम आदमी ज्यादा पे करता है। तो यूजुअली जो है ये आम आदमी का फर्ज बनता है और कि वो बजट में इंगेज हो कि वो जो पैसे दे रहे हैं भाई गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे, उनके सोशल सिक्योरिटी पे, उनके रोजगार पे कहाँ जा रहा है पैसा। तो ये कुल मिलाकर के वैसे भी ये एक आर्गुमेंट है कि पब्लिक जो आवाम है, सिविल सोसाइटी है, उसको बजट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये कहना कि जो हुकूमत चल रहा है वो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स से चल रहा है, तो वो चीज जो है कहीं से भी प्रूव नहीं है, खाली एक तरह से मीडिया या जो कुछ और थोड़े लिबरल और इस तरह के लोग हैं जो प्रो कॉर्पोरेट, वो इसकी बात करते हैं। अदरवाइज जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं वो पुअर हैं, वो आम आदमी। तो मैं ब्रीफली इससे ज्यादा मैं मतलब और नहीं, इसमें हमारा काम नहीं आएगा, तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, वरना इस पे तो एक पूरा सेशन हो सकता है, इसके इम्प्लीकेशन, इसकी सारी चीजों को लेकर के। लेकिन मुझे लगता नहीं, हमें एक्सपेंडिचर पे ही काम करना है, और एक्सपेंडिचर में भी हमें जो काम करना है वो बेसिकली जनरल सेक्टर पे भी नहीं करना है, इकोनॉमिक सेक्टर पे भी नहीं करना है, हमें सोशल सेक्टर में काम करना है। और सोशल सेक्टर में भी हमें एजुकेशन और माइनॉरिटी बजट्स को ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए हम इस पे ज्यादा और बहस में घुसना नहीं चाहते हैं। कुछ और टर्म्स हैं जिसको बाद में मैं जिक्र करूंगा, अभी मैं नहीं करना चाहता हूं। जैसे जो बजट घाटा होता है, बजट घाटे का दो टर्म है, फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट। आप ऑडियंस मतलब आप पार्टिसिपेंट में से किसी को इंटरेस्ट है तो मतलब पूछें तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं स्किप कर जाऊंगा। हमारे बेसिक बजट में ये चीज भी थी, लेकिन मैं इसको स्किप कर सकता हूं अभी के लिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो मुझे पूछ सकता है अनम्यूट करके। जावेद साहब बता देना ज्यादा अच्छा है। नहीं, असल क्या है कि ये सलीमुल्लाह साहब मैं बता दूं, और मुझे में नहीं आ रहा है कि मतलब लोग कितना अटेंटिव हैं, तो मैं इसलिए बीच बीच में सब कोई बात नहीं, कम से कम कुछ रिस्पॉन्सेस आए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है ना। जी होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आवाज जावेद आपकी साहब, सुन नहीं पाया मैं हूं। पूछना था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है थोड़ी सी। जी जी हाँ। मैं तहसील बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ कि ये जो सोशल सेक्टर है इसके अंदर में हेल्थ भी आता है, हेल्थ आएगा, एजुकेशन और ट्राइबल एजुकेशन आएगा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर आएगा। अच्छा, और विमेन एम्पावरमेंट वाली जो बात आती है वो इसके अंदर आएगा, सोशल सेक्टर में आएगा ज्यादातर। अच्छी बात। माइनॉरिटी अफेयर्स आएगा और एससी अफेयर्स, हाँ जी, चिल्ड्रन बजट आएगा, डिसेबिलिटी आएगी माजूरों के लिए, ये सारे मतलब सेक्टर में आएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है आप लोगों से कि ऐसा नहीं है कि इन सब के लिए पैसा हाँ, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये पॉपुलेशन है इसके लिए पैसा इकोनॉमिक सेक्टर से नहीं जाता है, जाता है। इकोनॉमिक सेक्टर से भी पैसा उनके लिए जाता है, वहां से भी, चाहे वो माइनॉरिटीज हूँ, चाहे आपके दलित हूँ, आदिवासी हूँ, विमेन हूँ, वो सारे जो है सेक्टर से भी बेनिफिटेड हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जनरल सेक्टर में ज्यादातर जो पैसे हैं वो कमिटेड पैसे हैं, उसमें गवर्नमेंट कटौती नहीं करती। डिफेंस में, पेंशन में, इंटरेस्ट पेमेंट में, जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा 1/3 जो आमदनी है टोटल, वो 1/3 कर्जे से आता है, तो उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो जनरल सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन एक चीज है कि इसके अंडर में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है फूड पे, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर्स पे, वो जनरल सेक्टर का पार्ट है, उसमें भी वेलफेयर अप्रोच है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है बजट बुक में। जो मैं आपको क्लासिफिकेशन मेंशन कर रहा हूँ, ये बजट बुक का हिस्सा है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो। तो अगर आप ये सेक्टर आपको पता है
तो इस सेक्टर में आपके डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, और इसी में जो है आपके फिर स्कीम्स आएंगे। तो सपोज करिए कि मैं जब कहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसका हिस्सा है, तो सोशल सेक्टर का हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम बताइए, तो आप फटाफट बता देंगे कि समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, कम से कम 2 स्कीम तो हम लोग रेगुलर देखते हैं। उसके अलावा फिर मनरेगा भी तो आएगी। मनरेगा इकोनॉमिक सेक्टर का हिस्सा, यूजुअली क्लासिफिकेशन में इकोनॉमिक सेक्टर में रखा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने एक बात बताई कि 1/3 ऑफ इनकम कम फ्रॉम, कहाँ से आता है वो? कर्जों से। कर्जों से? जी। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है उसको इनकम में माना जाता है? मतलब जैसे देखिए, हम जब सपोज करिए कि हम बहुत आमतौर से ऐसे बोलें कि भाई हमारी आमदनी इतनी है, तो हमारी आमदनी में जैसे अब हमारी आमदनी प्राइवेट है, पर्सनल है, तो हम सैलरी रख लिया है ना कि हमें सैलरी से या बिजनेस से कुछ आ रहा है, और हम एक महीने के लिए खर्च कर रहे हैं कुछ। तो अब हमने एक महीने के लिए खर्च करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी सैलरी से पैसा पूरा नहीं पड़ा, तो हमने कर्ज ले लिया। तो गवर्नमेंट के यहाँ तो मतलब पूरी तरह से ये है कि ये एकदम पार्ट एंड पार्सल है इनकम सोर्स का, कि भाई आमदनी साइड में, रिसीट साइड में बोरोइंग उसका एक पार्ट है। बाकी जो नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट या जो एसेट प्रॉपर्टी बेस के पैसे गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, वो भी उसका एक फीचर है। बट इसीलिए स्क्रीन पे डेट एंड नॉन डेट रिसीट जो है वो लिखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, जो हम क्या कहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, चाहे वो एरिया को हमने बेच दिया, अभी सबको पता है LIC को हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जो है नॉन डेट के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अभी हम जो बजट घाटा है, जैसे हम आपसे जिक्र हमने कहा बता दीजिए, तो जो फिजिकल डिफिसिट जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिजिकल डिफिसिट में तो यही हमें होता है ना कि आपका टैक्स, नॉन टैक्स और नॉन डेट रिसीट के अलावा जो गैप होता है खर्चे में, जो डेट है, डेट ही हमारा फिजिकल डिफिसिट होता है। डेट जो है हमारा, अगर देखा जाए तो वही हमारा बजट घाटा है। मान लिया 100 रुपए का खर्च करना है हमें, अब 100 रुपए में हमने क्या किया कि तमाम चीजें हमने की, 65 रुपए हम जो है खर्च इकट्ठा कर पाए, तो 35 रुपए का जो गैप है हमको कर्जों से पूरा करना है। 35 रुपए जो है हमें कर्जों से पूरा करना है। जी हाँ, तो वो इसीलिए उसको मतलब डेट में रखा जाएगा, डेट रिसीट में रखा जाएगा। हाँ, इसलिए हाँ, और तो जी एक्सपेंडिचर में जो है इंटरेस्ट जाएगा फिर उसका। हाँ, तो जो सिस्टम से इंटरेस्ट पेमेंट है, हमेशा कर्ज में चलता रहेगा। कर्ज तो कहीं जी मतलब जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है तो कहीं वापस ही नहीं हो पाए। हाँ, वो जो अमाउंट है उसको तो पे करना है, कर्ज जो है IAS करा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही है। उसके अलावा फिर उस पे जो इंटरेस्ट है वो हमारे एक्सपेंडिचर का है, वो जनरल सेक्टर में रखा जाता है। तो मैं मतलब मैं बहुत जल्दी भी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्वेरीज है तो मैं ले भी सकता हूँ। मेरा पर्पस यही है कि चीजें समझ में आ जानी चाहिए। जी जावेद साहब, गवर्नमेंट देती है फूड पे सब्सिडी। आवाज मुझे रिपीट कीजिए। तहसीन साहब का कुछ मेरे ख्याल से जो है वो उसका इशू है नेटवर्क का। मैंने पूछा कि अच्छा नेटवर्क का इशू आ रहा है। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं तहसीन साहब, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अभी हम उसको ले लेंगे आपके सवाल को इंशाल्लाह। ठीक है जी। महबूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि गवर्नमेंट कर्ज कहाँ से लेती है, यानी देखिए अब जैसे मैंने आपको, हाँ जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कर्ज कहाँ से लेती है। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट जो है उनके सिक्योरिटी बिल होते हैं, ठीक है, उसको बहुत सारे कॉर्पोरेट खरीदते हैं या बहुत सारी बैंक्स खरीदते हैं, वहां से जाता है। हमने आपको दिखाया था ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे पब्लिक अकाउंट्स, जी जी,
यहाँ से सरकार बोरो करती है। उसके अलावा सरकार जो है अपने बॉन्ड इशू करती है, सरकार मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसे लेती है। बहुत सारे सेवरल सोर्सेज हैं, सेवरल सोर्सेज हैं। तो फिजिकल डिफिसिट बेसिकली जो अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे वो यही है कि आप जो फिजिकल डिफिसिट इंडिकेट करता है वो कर्जा इंडिकेट करता है, ठीक है जी। हाँ, बजट घाटा जिसे कहते हैं हम लोग, वो आपका कर्ज रिसीट है उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो कर्जा हम ले रहे हैं, मान लिया मैंने आपसे जिक्र किया 65 रुपए जो है टैक्स नॉन टैक्स, और हमने अपने एसेट बेच के इकट्ठा किए, लेकिन तब भी हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है। 35 रुपए हमने कर्जा लिया, फिजिकल डिफिसिट आपका 35 रुपए हो गया। अब एक घाटा जो और हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू डिफिसिट, जैसे हमने यहाँ पे आपने समझने की कोशिश किया कि कैपिटल खर्चा क्या है और रेवेन्यू खर्चा क्या है। तो आपने कहा कि अगर एक स्कूल बिल्डिंग बनी तो वो कैपिटल में जाएगा, अगर हमने टीचर की सैलरी दी या टेक्स्ट बुक्स बांटे तो वो रेवेन्यू खर्चा में जाएगा, ठीक है। सेम सवाल अगर आपसे मैं करूं कि आमदनी जो हम इकट्ठा करते हैं वो भी रेवेन्यू और कैपिटल में बांटा जाता है। आमदनी को रेवेन्यू कैपिटल में ऐसे बांटा जाता है, बहुत सिंपली समझिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो ऐसे है कि जो आपके टैक्स से जो पैसा आता है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र किया 3-4 बड़े टैक्सेस से, और जो नॉन टैक्स इनकम है, यूजर चार्जेस जो सरकार से हम सर्विसेज लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम जो फीस और फाइन्स कलेक्ट करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। ये बेसिकली सरकार का रेवेन्यू जो रिसीट है ये कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें आपने कर्ज जोड़ दिया, आपने उसी में जोड़ दिया जो प्रॉपर्टी बिकी है, तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। तो आमतौर से सरकार ये कहती है हुकूमतों से कि भैया ऐसा करो कि जो आप टैक्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जो आप टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हो आप उसी पे ध्यान करो पहले, और उसमें 3% घाटा आप मतलब रख सकते हो। मैक्सिमम घाटा आप नहीं रख सकते उसमें, आप जितना नहीं बल्कि इसमें बराबर रखो। गवर्नमेंट का कहना यह है कि आप टैक्स नॉन टैक्स से जो पैसा आएगा वो ही स्टेट गवर्नमेंट खर्च करें, बोरोइंग्स के बारे में ना सोचें, और ना ही वो कोशिश करें कि वो मतलब कर्जे लें। तो रेवेन्यू अगर आपने लिया कि मान लिया रोजमर्रा की चीजों में आपने खर्च किया तो आप उतना टैक्स जुटाइए, इकट्ठा करिए। अगर आप कोई चीज बोरो कर रहे हैं तो आपको रोजमर्रा में खर्च नहीं करना है, बल्कि आपको एसेट बनाना है, आपको एसेट बनाना है और वो उस एसेट से इनकम जनरेट करना है। तो कुल मिलाकर के हुकूमत ने अपने कानून बना रखे हैं, और आमतौर से इस कानून की वजह से सोशल सेक्टर की खर्चों पे काफी फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट जो है स्कूल नहीं ढंग से चला पाती, सैलरी या जो टीचर अपॉइंटमेंट बहुत डिले होता है, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं। अभी कमाल साहब ने हैंड रेज किया है, आप बताइए कमाल साहब। कमाल साहब आपने हैंड रेज किया था। नहीं वो गलती से हो गया होगा। नहीं रेज आप अनम्यूट करिए, अगर है नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर। हैंड रेज किया हुआ है इनका, कमाल का। हाँ कमाल साहब बोलिए। वो अपने आप को अनम्यूट नहीं हो, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, खाली वो हैंड रेज और अनरेज हो रहा है। हाँ वही तो मतलब। चलिए आगे बढ़िए जावेद साहब, अगर वो हो जाएंगे अनम्यूट तो सवाल पूछ लेंगे, या कमाल साहब जो है चैट बॉक्स में लिख दें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो अनम्यूट हुए हैं, अगर बोलना चाह रहे हैं कमाल साहब तो बोल। हाँ मैं बोल अनम्यूट नहीं हो रहा था तो मैं बोल रहा हूँ, तो जो स्लॉट है आप लोग जो बनाया है वो 2-3 दिन पहले हम लोगों को स्टडी के लिए दे देने से अच्छा होता। हम लोग को थोड़ा टाइम मतलब जो है थोड़ा कमती हो जाता है। आई थिंक आप ये चाहते हैं कि आपको पहले से कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाए। हाँ ग्रुप में देने से
आप फिर से म्यूट हो गए हैं कमाल साहब। हो सके तो अच्छा पहले ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, आपका मशवरा जो है वेल टेकन। तो अभी जो बजट बेसिक्स है मैं इससे ज्यादा नहीं जानना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि हम और नेक्स्ट उसमें पहले इतना एब्जॉर्ब हो जाए तो और इश्यूज को हम लोग बाद में ले सकते हैं। तो मैं अभी आगे थोड़ा बढ़ता हूँ माइनॉरिटी बजट्स को लेकर के। आपका जो वो स्क्रीन था वो गायब हो गया है जावेद साहब। हाँ, मैं स्क्रीन को फिर से ला रहा हूँ। हाँ ठीक है, राइट। मैं स्क्रीन को फिर से ला रहा हूँ। जी जी। अभी स्क्रीन आ रहा है ना? आ रही है। तो जैसे अभी अगर उसको मैक्सिमाइज कर लें डॉक्टर जावेद साहब। हाँ, उसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। जी मैक्सिमाइज करता हूँ। जी राइट, ठीक, चलिए। तो माइनॉरिटी बजट्स जो है, अगर हम लोग बात करें कि भारत के आजादी के बाद से अगर थोड़ा हिस्टोरिकली जाए और इनके पॉलिसीज और बजट्स की बात करें तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग शुरू किया 1951 में, और हमारे यहाँ प्लानिंग के लिए एक बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। उसका नाम बताएं आप लोग। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन वो बेसिकली कायम किया गया था। तो उस टाइम का जो मॉडल था कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी और सरकार का रोल काफी अहम होगा, और सरकार जो है सारे रिसोर्सेज को एसेस करेगी, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे यहाँ 5 साल का मंसूबा बनेगा, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है फिर एनुअल प्लान में बांटा जाएगा, और उसके बाद जो है उसमें जो खर्चा होगा उस खर्चे को, जैसे हमने अपने समझने की कोशिश किया ना रेवेन्यू कैपिटल में, प्लान नॉन प्लान में खर्चा होगा। वो मतलब ये कि 100 रुपए का बजट होगा तो 40 रुपए जो है वो स्कीम और प्रोग्राम में खर्च होंगे, बाकी जो जनरल सेक्टर है इन सब में खर्च होंगे 60 रुपए, जो भी हमने आपने देखा। कॉम्पिटेड खर्चे डिफेंस में जाएगा, वो इंटरनल सिक्योरिटी में जाएगा। तो वो शुरुआत में मतलब चलाया गया। 12 5 ईयर प्लान हमारा भी खत्म हुआ 2017 में 31 मार्च को प्लानिंग खत्म हो गया। उसके बाद रिप्लेसमेंट में एक इंस्टीट्यूशन आया, उसका नाम बताएं आप लोग, क्या आया? नीति आयोग। नीति आयोग आया। नीति आयोग का पर्पस ये था कि अब हमारे यहाँ प्लानिंग की जरूरत नहीं है, और अगर 100 रुपए हिंदुस्तान में खर्च हो रहे हैं तो 30 रुपए ही गवर्नमेंट खर्च करती है, 70 रुपए वो कॉर्पोरेट और जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो खर्च करते हैं, तो हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं है। तो प्लानिंग की कहानी खत्म हो गई। लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुए मतलब 1951 से लेके 2017 के बीच में, कि हुकूमत ने जो है अलग अलग कम्युनिटीज के लिए जो प्लान बजट था, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जिसमें स्कीम, उसमें जो है पहले उन्होंने ट्राइब्स के लिए बजटिंग शुरू की। सब प्लान मतलब ये कि प्लान है और प्लान में कोई स्कीम है, तो उस स्कीम में एक तरह से उस स्कीम बजट में ट्राइब या आदिवासियों के लिए हमें रिजर्वेशन टाइप का देना, इस टाइप की शुरुआत 1973 में शुरू किया। उसकी वजह क्या थी? जो प्लानिंग हुई, तो प्लानिंग उस पीरियड में ये देखा गया कि करीब जो इनिशियल पीरियड है, इनिशियल पीरियड में सारा काम इन जनरल हुआ, और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी उनको फायदा उससे मिल नहीं पा रहा था। तो पैसों में भी रिजर्वेशन की बात की गई ट्राइबल के लिए, फिर 79 में दलितों के लिए, 83 में जो है
गोपाल सिंह कमीशन बनाया गया, वो इंदिरा गांधी जिंदा थी उस टाइम, उन्होंने काफी सारे फसादात हो रहे थे और उनको लगा कि माइनॉरिटीज बड़े ही अनसेफ हैं और इनसिक्योर हैं। तो गोपाल सिंह कमीशन 83 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, रिपोर्ट आई, उन्होंने कुछ 15-16 पॉइंट्स बताए कि इसमें माइनॉरिटीज को हेल्प करने की जरूरत है। उसमें जॉब भी था, उसमें क्रेडिट फैसिलिटीज भी थी, उसमें दंगे भी रोकने थे, कई सारी चीजें थी। 84 में वो हादसा हुआ, उसके बाद 15 पॉइंट प्रोग्राम डंप कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो है बीच में कई सारे डेवलपमेंट हुए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बजट पे काम करना शुरू कर दिया 90s में। तो जेंडर बजटिंग की बात होने लगी, चाइल्ड बजटिंग की बात होने लगी। इस तरह के जो है मतलब जो पूरे बजट मेकिंग में अलग अलग कम्युनिटीज के लिए क्या शेयर होना चाहिए, वो सिंबॉलिक ही सही, दिखावा ही सही, लेकिन शुरुआत हुई। फिर इसी तरह से माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ कुछ, जैसे NMDFC की शुरुआत हुई, एक आध मौलाना आजाद फाउंडेशन, या ऐसे कुछ और चीजें भी हुई, कुछ स्कीम वाइज शुरुआत की गई माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं शुरू हो पाई थी। फिर 2006 में मतलब 4 में गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि भाई जो है माइनॉरिटीज बहुत डेप्राइव्ड हैं, तो हमें कमीशन बनाना चाहिए। तो उन्होंने सच्चर कमीशन बना दिया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने वो जो 83 का 20 पॉइंट प्रोग्राम या 15 पॉइंट प्रोग्राम जो था उस टाइम का, उसको उन्होंने कहा हम रिवाइव करेंगे फिर से। तो उस पीरियड में जो है 2006 में प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया। इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा, इसलिए कि बहुत ही डिफंक्ट हो चुका है। लेकिन अब मिनिस्ट्री का भी मसला पता नहीं है, यह है कि वो मर्ज होगी या क्या होगा, लेकिन इसकी समझदारी बहुत जरूरी है इस स्ट्रेटेजी की, इसलिए कि ऑलरेडी ये अभी भी पॉलिसी डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, भले ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें समझ पहले बनाने की जरूरत है। तो हुआ क्या कि 2006 में इसको रिवर्म करके कहा गया प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत की गई और उसी आसपास में सच्चर रिपोर्ट भी आ गई। सच्चर रिपोर्ट ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, उसकी तफसील है पूरी, तो अभी उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें एक जो चीज एक्सेप्ट की गई वो ये था कि माइनॉरिटीज के इलाकों में जो उनका कंसंट्रेशन जहां पे है, और खास मतलब मुस्लिम के इलाकों में, भैया बोलिए, वहां पे तालीम में मर्दों और औरतों की तालीम बेहतर नहीं है। उसके अलावा रोजगार, औरतों और मर्दों में उनका वर्क पार्टिसिपेशन बहुत लो है। उसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक एमिनिटीज को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, टॉयलेट, घर या सड़क या और ऐसी कोई चीज आप जोड़ सकते हैं उसमें अपने हिसाब से, तो ये सारी चीजों की कमी है। तो बेसिक एमिनिटीज नहीं है, घर, टॉयलेट, ये सारी चीजें, और उसकी जरूरत है। तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने फौरन इसको टेकअप किया और उसके बेसिस पे एक स्कीम बना दिया, और उसका स्कीम का नाम रखा मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये स्कीम जो है बेसिकली 90 जिलों में शुरू किया गया, और इसका पर्पस ये था कि जहां पे मतलब ये मुस्लिम के नाम पे नहीं रह गया, ये माइनॉरिटीज के नाम पे रहा। जहां पे माइनॉरिटीज जो है, वो जो मैंने बताया आपसे, जो कमियां हैं, डेवलपमेंट डिफिसिट इन एजुकेशन, वर्क पार्टिसिपेशन, बेसिक कम्युनिटीज, उसके लिए स्कीम जो है टॉप का काम करेगी। तो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट की शुरुआत 2008 में शुरू हुआ, जिसका टाइम पीरियड जो है 11th 5 ईयर प्लान था, 11वां पंचसाला मंसूबा। अब ये दोनों ही मेन स्ट्रेटेजीज है जो अभी भी काम कर रही हैं। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम जो है 2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। स्कीम में थोड़ा चेंजेस भी आए हैं, लेकिन MSDP ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो काफी लोग पहले जो काम कर रहे होंगे वो MSDP को जानते हैं, जो अभी नए काम शुरू कर रहे होंगे वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को जानते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई इसकी। अब पहले हम लोग 15 पॉइंट प्रोग्राम को समझते हैं। 15 पॉइंट प्रोग्राम दरअसल
15 नुकाती प्रोग्राम उर्दू में बोलते हैं, और उसमें ये था कि माइनॉरिटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सपोर्ट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट में उनको शेयर दिया जाए, नई स्कीम बनाई जाए, जो पुरानी स्कीमें हैं उसमें भी उनको हिस्सा दिया जाए, और उसके अलावा फिर क्रेडिट फैसिलिटीज में सपोर्ट किया जाए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और रिक्रूटमेंट में उनको 15% शेयर दिया जाए। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी गाइडलाइन निकाला। रिक्रूटमेंट के लिए जो हमारे मिनिस्ट्री है, ट्रेनिंग पर्सनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो सारे रिक्रूटमेंट को देखती है, पॉलिसीज को देखती है, उसने भी गाइडलाइन निकाला उन दिनों 2006-07 में, और इस तरह की शुरुआत की गई। उसके अलावा फिर जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसमें ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो चल रहे हैं। बताइए बेसिक एमिनिटीज के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई साहब बताएं। आप लोगों में से कोई बताएं कौन सा जायद भाई? बेसिक एमिनिटीज के लिए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सहूलतें हैं, उनके लिए हमारे पास क्या क्या जो हर घर में एक शौचालय का जो चल रहा है। जी बिल्कुल सही है। और हर घर हर घर पानी पहुंचाने की चल रही है बिहार में। हर घर हर नल करके 2 है। यहाँ पर तेलंगाना में ओडीएफ नामी स्कीम लॉन्च की गई है। ओडीएफ क्या फुल फॉर्म है इसका? के माने क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। अच्छा। ओपन, तो ये स्कीम बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल रही है, और यहाँ की म्युनिसिपैलिटीज ने उसको पिछले 2 सालों में टेकअप किया है, और माशाल्लाह से ये बहुत सक्सेसफुली लॉन्च की गई और चल भी रही है। तो इसमें बहुत सारे म्युनिसिपैलिटीज के दायरे में जितने भी वो आते हैं, विलेजेस हैं, सारी चीजें हैं, वहां पर ओडीएफ को सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक बेसिक एमिनिटीज की बात है। और फ्री ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हमारे पास 7,000 लीटर फ्री देने का यहाँ तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया था। 7,000 लीटर के बाद वो क्या कहना चाहिए, टैक्स बिल आयद होगा उन पर। 7,000 से एक्सेस हो जाए तो उस पर चार्ज किया जाएगा। ये थोड़ी सी बेसिक एमिनिटीज वाली जो सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट दे रही है तो तेलंगाना। एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए अगर आप बात करें तो PMAY जैसे है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, जी, जल शक्ति, जी हाँ, सब आपके बेसिक एमिनिटीज में आएंगी। ठीक है जी, जी। अब आप बात करेंगे कि जो रोजगार की बात है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के का स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जी। उसमें फिर अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है। जी। एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए मैंने आप जिक्र किया कि जो है वे गाइडलाइन है, और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो 15% माइनॉरिटीज को दी जानी चाहिए थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जो लीड्स है हर जगह डिस्ट्रिक्ट में, वो उसका रिकॉर्ड रखते भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जो माइनॉरिटीज के इलाकों में उनकी जरूरत है, उसको लेकर जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं वो उनको हेल्प करें। इसमें ये भी रखी गई थी कि कॉमनल जो रियॉट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, उनके प्रिवेंशन, उनके कंट्रोल पे भी कुछ काम किया जाए। तो इस तरह की जो है चीजें 15 पॉइंट प्रोग्राम में रखा गया, और ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन सारी स्कीमों में 15% टारगेट फिक्स करे और 15% पैसे खर्च करे। तो जैसे आप सपोज करिए कि 15 प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें जो है अगर हुकूमत 100 घर बना रही है तो 15 घर माइनॉरिटीज को मिलने चाहिए। 15 टॉयलेट्स बना रही है तो 15 टॉयलेट माइनॉरिटीज को मिलने चाहिए। अगर चीज का है तो उसमें 15 घर कवर होने चाहिए। तो इस तरह की चीजें
15 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा रही। और साथ साथ ये मिनिस्ट्रीज है जो आप देख रहे हैं जिनका नाम बदल भी गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सैनिटेशन नहीं है, अब वो जल शक्ति हो गया है, अर्बन अफेयर्स हो गया है, लेबर एनवायरनमेंट में ITIs हैं, होम अफेयर्स का काम था हमारा कम्युनल रियॉर्ड्स प्रिवेंशन का, और उसके अलावा जो माइनॉरिटी इलाके हैं वहां पे कम से कम एक सब इंस्पेक्टर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो। ये ICDS के लिए जो है वुमेन एंड चाइल्ड है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अब नहीं रहा, ये अब ये लोग चेंज भी नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। जी हाँ फंक्ट हो गया तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम रिक्रूटमेंट को देखना था। तो ये 15 पॉइंट प्रोग्राम में ब्रॉडली 15% का हिस्सा फिक्स किया गया था। ये स्कीम है हमारी पुरानी, जिसको अब रीनेम दिया गया है। जो रीनेम हो गया, लेकिन रीनेम के बाद हमने गाइडलाइन निकाला नहीं है। मतलब मैं आपको पुराने में इसलिए ले रहा हूँ, नए मुझे पता है तो मैं पुराना दिखा रहा हूँ रिकॉर्ड के तौर पे। 2006 से लेकर के और 2014-15 तक ये स्कीमें जो है 15 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा थी। लेकिन अब वो स्मार्ट सिटी बन गया, अब अमृत बन गया, अब इंदिरा आवास से PMAY बन गया, अब जो है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा, अब मिनिस्ट्री मतलब जल शक्ति प्रोग्राम हो गया, रीनेम कर दिया गया, काफी बदले गए हैं, रीनेम किए गए हैं। जी हाँ। शहरी रोजगार योजना नहीं रह के अब लाइवलीहुड मिशन है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत सख्त जरूरत है, अगर हम मतलब नहीं समझेंगे बुनियादी चीजों को, इसलिए कि ये इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि स्टेट को फॉलो करना है, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट को कहें कि डिस्ट्रिक्ट भी इसको फॉलो करें। तो ब्रॉडली अभी मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे आपसे सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। अब बात 15 पॉइंट प्रोग्राम में जो हुकूमत ने अपना एक तरीका बनाया, उसमें उन्होंने MSDP या विकास कार्यक्रम को छोड़ के ये सारी भी डाल दिया है। ये 100% वाली स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पार्ट है। मौलाना आजाद फाउंडेशन, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, रिसर्च स्टडीज, मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन, मेरिट कम मींस, पोस्ट प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या MSDP 15 हिस्सा नहीं है उस स्ट्रेटेजी का। ये एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसको हम, टॉप अप अप्रोच में, कि जहां पे बहुत ज्यादा डिफिसिट है तो वहां पे इंडिपेंडेंटली जो है इन सब मुद्दों पे काम होगा। MSDP या उसके जन विकास कार्यक्रम के एक्टिविटीज के बारे में हम लोग अभी सेपरेटली बात कर लेंगे इस पे। उसके बाद मौलाना आजाद फेलोशिप है हायर एजुकेशन के लिए। NMDFC जो हमारी स्कीम है जो लाइवलीहुड और एजुकेशन को सपोर्ट करती है वो है। उसके अलावा फिर प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सपोर्ट है। उसके अलावा फिर वक्फ बोर्ड के स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट है। बाहर एजुकेशन मतलब जाने के लिए गैर मुल्कों में, उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी है। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद उस्ताद करके प्रोग्राम है, नई मंजिल है। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसमें डाल दिया है हज वाले प्रोग्राम को भी, मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को भी डाल दिया है। तो ये सारी प्रोग्राम्स जो है वो बाद में आ गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, एक्सटर्नल अफेयर से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, MHRD से, जो कि अब माइनॉरिटी अफेयर्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं स्ट्रेटेजी इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर से जो तरीका है गवर्नमेंट का कि उसका दो अप्रोच है। एक तो 15 पॉइंट प्रोग्राम जिसमें जनरल मिनिस्ट्रीज हमारी काम कर रही हैं सबके लिए, तमाम जो है सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए काम कर रही हैं, उनमें 15% हिस्सा देना, और साथ साथ 100% वाले प्रोग्राम को भी लॉन्च करना। तो वो सारे 15 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा है। एक स्कीम को छोड़ के वो है मल्टी सेक्टरल या जन विकास कार्यक्रम। तो ये हमारी बुनियादी पॉलिसी समझदारी है एक हिसाब से, जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं आपसे। मैं अभी बजट छोड़ दे रहा हूं, मैं फिर आता हूं आपको बताता हूं इसके बारे में, MSDP के बारे में। तो MSDP या जो जन विकास कार्यक्रम है वो बेसिकली उसमें बहुत तरह के काम हैं। उसमें जैसे मेरे ख्याल से आप लोग काफी वाकिफ भी होंगे कि ये 2008 से 9 से शुरू किया गया था और बाद में उसको जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। लेकिन उसमें जो है एक्टिविटीज हमने इस PPT में नहीं रखा है, वो एक्टिविटी छोड़ा हुआ है। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं जुबानी तौर से कि उसमें एजुकेशन के जन विकास कार्यक्रम में एडिशनल क्लासरूम बनाना, जहां पे भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, अगर वहां पे स्कूल छोटा है तो वो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टेकअप कर सकती है। और उसके अलावा फिर
बॉयज हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल बनाना, उसके अलावा फिर हाई स्कूल कॉलेज बनाना, और बाद में कॉलेज भी बनाने की बात होने लगी, बाद में तिब्बिया कॉलेज की बात होने लगी। तो ये सारी चीजें एजुकेशन में आएंगी। उसके अलावा फिर जन विकास कार्यक्रम में जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर की कमी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंगनवाड़ी प्रोग्राम है वो वहां पे वो नहीं दे पा रहा है टाइमली, तो इस पैसे से एमएसडीपी जन विकास कार्यक्रम के पैसे से आंगनवाड़ी सेंटर बन जाएगा। उसके अलावा फिर अगर पीएमएवाई घर नहीं दे पा रहा है तो घर भी अलॉट किया जा सकता है। अगर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है तो एमएसडीपी से वो भी काम हो सकता है। तो हेल्थ, एजुकेशन, अगर रोजगार की बात करें तो आईटीआईज बनाए जा सकते हैं। तो एमएसडीपी का ब्रॉड है मतलब एरिया, और उसको इस टाइम लगभग मेरे ख्याल से 700 से ज्यादा, मैं अभी वेबसाइट वगैरह आपको नहीं दिखा रहा हूँ और गाइडलाइन को भी नहीं दिखा रहा हूँ, वो जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तब दिखा सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 800 ब्लॉक में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इस टाइम, और लगभग 150 से 200 टाउन्स में वो टारगेटेड है जन विकास कार्यक्रम। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 1500-1600 करोड़ रुपए हर साल इस पे एलोकेट भी करती है जन विकास कार्यक्रम में। तो जो माइनॉरिटी कंसर्न ब्लॉक जहां पे कम से कम 25% आबादी या सर्टेन नंबर्स होंगे, वहां पे एमएसडीपी ब्लॉक आइडेंटिफाई हुआ है और एमएसडीपी या जन विकास कार्यक्रम बोले, और टाउन सेलेक्ट किए गए हैं, और आमतौर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो छूट जाते थे अर्बन पॉकेट्स में, उसको भी शामिल किया गया। तो इस तरह से एमएसडीपी एक बड़ा प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। बाकी ये सारी जनरल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आएंगी, और ये सारे मिनिस्ट्रीज को अपनी स्कीमों में 15% टारगेटिंग करना है माइनॉरिटीज को, और यही हमारा मेजर काम है कि हम इसको ट्रैक करें आने वाले दिनों में। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्कीमों को भी समझना है, जो जनरल स्कीमें हैं कि उनके गाइडलाइन क्या कहते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, और वो भी एक रिसर्च का इशू है कि जो नए गाइडलाइन बनाए गए तो उस नए गाइडलाइन में पुराने टाइम में तो 2006 में के जो गाइडलाइन थे वो कहते थे कि 15% माइनॉरिटीज को देना है, दिए भी कुछ नहीं भी दिए। लेकिन अभी तो ये मसला है कि वो गाइडलाइन में वो टारगेटेड ग्रुप का नाम मेंशन है कि नहीं, ये बहुत बड़ा रिसर्च का मसला है कि वो हमें पता होना चाहिए कि जो गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं, मान लिया समग्र शिक्षा अभियान का मैंने नाम लिया आपसे, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS का मैंने आपसे नाम लिया, या ITIs की कोई स्कीम है, उसके गाइडलाइन में क्या माइनॉरिटीज एज ए कैटेगरी मेंशन है उनको फायदा देने के लिए। SC ST तो होते हैं, वुमेन की बात भी की जाती है, कई बार डिसेबिलिटी की बात भी होती है, लेकिन क्या माइनॉरिटीज भी शामिल हैं? तो ये दोनों चीजें जो है हमें बहुत ढंग से पढ़नी है। और मैं आपसे ये जिक्र करूंगा मतलब साथ साथ कि जैसे हमारे एक भाई कमाल अहमद ने कहा कि हमें चीजें प्रोवाइड की जाए, तो हम आपको भी ये कहेंगे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जाएं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप गूगल यूज करें, और इस पर्पज से यूज करें कि आप 15 पॉइंट प्रोग्राम का गाइडलाइन निकालें, 7 से 8 पेज का है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और उसकी एक रीडिंग करें आप आपके लिए है। मैं बेशक उस पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे या सादर डाल देंगे। इसी तरह से आप लोग प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के गाइडलाइन को निकालिए। थोड़ी गाइडलाइन बड़ी है, थोड़ी से मतलब है कि 15 पेज की होगी, बाकी जो है उसमें एनेक्सर में वो इलाके दिए गए हैं जहां पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा मैं और कंटिन्यू करूं, कुछ सवाल लूंगा और आप लोगों के लिए 2 टास्क छोड़ रहा हूं। पहले आप लोग कल परसों तक आप लोगों में से ही कोई गूगल सर्च करके डाले, पार्टिसिपेंट्स में से ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम का गाइडलाइन और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या MSDP, जो भी बोला MSDP का है गाइडलाइन, लेकिन अभी छोड़ दीजिए उसको। अभी हम लोग जन विकास कार्यक्रम का ही देखें, इसलिए कि उसमें आ गई है पुरानी भी गाइडलाइन की। और फिर हम जो प्राइम मिनिस्टर्स ने 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसकी गाइडलाइन को भी डाउनलोड करें और इस पे डालें और इसको पढ़ें हम लोग। और नेक्स्ट जो सेशन हम रखेंगे फिर हम रिकैप करेंगे, और उसके अलावा फिर हम
इन दोनों गाइडलाइन पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, देन फिर हम बजट पे आएंगे। बजट के बाद हम फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, ओवरऑल नेशनल लेवल की पोजीशन देखेंगे। हम स्टेट पे अभी नहीं जाएंगे, हम नेशनल लेवल पे हालात देखेंगे, और माइनॉरिटीज के और भी स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ सामने लिस्टेड है। इनकी भी सबकी अपनी अपनी गाइडलाइन है। तो मतलब ब्रॉडली देखिए, अगर हम जैसे हमारे मतलब एक साहब ने कहा कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये सही बात है कि काम करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसकी समझदारी फिर बाद में बनाई जाएगी थ्रू सेशंस। हमारा प्लान है कि हम एक ऑफलाइन भी गेट टुगेदर करेंगे, लेकिन थोड़ा लेटर स्टेज में। तो ये 2 गाइडलाइन आप लोग जरूर डाउनलोड करिए अपने अपने लिए, और साथ साथ उसमें डालिए। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो हम बेशक जरूर डालेंगे। तो जो नेक्स्ट टास्क है मतलब हमारे डिस्कशन का, वो इस पे है। और ट्रेनिंग सेशन का मामला ये है कि अब सलीमुल्लाह साहब ही मशवरा दें कि लोग वीकली पसंद करेंगे या वीक में 2 सेशन भी हो सकते हैं। तो मतलब टाइम सेविंग या लोगों के अपने जो मसरूफियात हैं वो भी देख लें, जैसा लगे लोगों को। तो मैं अभी और चीज़ों में वो करूँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, और लगभग ऑनलाइन सेशन मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे के बाद आदमी ज़्यादा रिटेन करता है। मतलब 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम बहुत है। जी जी, नहीं तो जी ये सही कहा आपने। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक हफ्ते में 2 बार तो किया जा सकता है। अब जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, टुडे इज फ्राइडे, तो हम एक फ्राइडे को करें और एक मंडे को कर लें, कैसा रहेगा? आप लोग राय दीजिए। हाँ, थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लें। और मेरा मशवरा ये है कि सादत से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब आप बोलें तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं लाख बिजी हैं, लेकिन वो अपनी अवेलेबिलिटी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंश्योर करें भाई। हाँ, इतना तो बनता ही है लोगों में कि वो एटलीस्ट इंडिकेट करें वो बिजी हैं या ये हैं। तो हम अगर लगता है कि मैक्सिमम लोग एक दिन में बिजी हैं, तो हम थोड़ा उसको टाइम को या डे को रीशेड्यूल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए रिकैप करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर कम रिकैप करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, कम टाइम से, और ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो और अच्छा है। तो वो चीज भी थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप का पर्पस यही है भाई, कि थोड़ा अपना अवेलेबिलिटी, अपनी टाइमिंग और डेट वगैरह के बारे में रिस्पॉन्स देना, और इसको क्वेश्चन के तौर पे भी इस्तेमाल करना, सवालात के तौर पे कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया और ये मुझे समझ में आया, तो ये है कि आप समझदारी भी बता दीजिए उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। थोड़ा सा जुड़ना जरूरी है। तो मेरा बस यही मशवरा था। बाकी और मतलब मैं पूरी स्लाइड कवर नहीं कर सकता, 1 घंटा इसमें और चाहिए। जी, मेरी एक दरखास्त ये थी कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना है तो मुझे उसमें ऐड कर लें। और कर लेंगे इंशाल्लाह महबूब साहब, आपको कर देंगे। जी, साला इंशाल्लाह ऐड कर देंगे आपको। और सेशन लिया है। जी, सेशन के ताल्लुक से मेरी राय में मतलब मजरूफियत को देखते हुए वीकली वंस अगर हो और उसमें क्लियर कट जो है एक्टिविटीज दिए जाए 1 हफ्ते का वक्त देते हुए, तो शायद आसान रहेगा। जी हाँ, देखिए वह सब वो एक्टिविटीज वाला मामला हमने अभी थोड़ा थ्रेटनिंग ना हो जाए, इसलिए हमने अभी कुछ रखा नहीं कि शुरू में ही जो है मतलब आदमी को परेशान होने लगे। तो हम अभी ये समझ लीजिए कि थोड़ा ये एक तरह से ओरिएंटेशन ही कर रहे हैं थोड़ा। ओके, जी जी जी, अच्छा। तो आगे इंशाल्लाह प्लान कर सकते हैं। मतलब ये है पार्ट उसमें कि एक्टिविटीज, जैसे अभी नेक्स्ट हमारे सेशन की एक्टिविटी है कि सभी के लिए कम से कम गाइडलाइन की शक्ल जरूर देखें, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ग्रेट, और सब लोग डाउनलोड करें। और साहब कोई भी अगर उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें तो और अच्छा है, लेकिन सब लोग ना डालें वरना फिर वो फ्लडेड हो जाएगा पूरा। तो असल जावेद साहब इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा। अच्छा, उसमें एडमिन ही है ना? जी जी जी, तो अगर वो आप चाह रहे हैं तो उसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नहीं, सेटिंग चेंज कर दीजिए, लेकिन मतलब जैसे हम लोग तमाम चीजों में अपनी जिम्मेदारी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो सोशल मीडिया में भी हमारा कंट्रोल वैसे होना चाहिए, वही जिम्मेदारी। और ये है, ह्यूमन एरर बहुत होता है, वो इतने बड़े व्हाट्सएप ग्रुप हों लेकिन प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसा ना बनाएं, सिर्फ इसी पर्पस के लिए रखें, कोई भी एडिशनल चीज मत डालें ऐसी कि अगर एजुकेशन पे कुछ भी है तो डाल सकते हैं, एजुकेशन बजट पे है तो डाल सकते हैं, लेकिन अदर देन कुछ मत डालें।
अगर ये हो सकता है तो बहुत अच्छा है। तो वो सादत एक हफ्ते का ट्रायल पीरियड लेके आप देख सकते हैं। ठीक है सर, क्या कहते हैं सलीमुल्लाह साहब, पड़ेगा क्या किया जाए? एक हफ्ता किया जाए, चलिए। हाँ, एक हफ्ता किया जाए और ठीक, उसमें लोग सब सिंसियरिटी दिखाएं कि जो भी एजुकेशन से मुतालिक है चीजें वही डालें। एजुकेशन बजट, एजुकेशन माइनॉरिटी बजट से, हाँ, एजुकेशन माइनॉरिटी बजट से मुतालिक चीजें डालें, बाकी चीजें इधर उधर की नहीं डालें। जी जी ठीक है, अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक, हाँ ठीक। लेकिन अगले हफ्ते का टास्क जो है वो यही है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम, जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसका गाइडलाइन देखना है सबको, और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का गाइडलाइन देखना है। ये सवाल था जावेद साहब, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख करके पोस्ट कर दीजिए ताकि लोग अपनी कन्वीनियंस से ठीक है इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कौन सा ग्रुप है व्हाट्सएप इसका? एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से जो है। ये एमटीबी वॉलंटियर्स बल्कि है। तहसीन भाई, आप अपना नंबर अगर यहाँ पर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं भी आपको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग आपसे जो है इरशाद भाई के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी जी जी, मैं डाल देता हूँ। क्योंकि इरशाद भाई उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, अभी मैं ऐड कर देता हूँ। मैं वो आपको ऐड कर दिया है अभी जस्ट। मेरा यह मानना है कि हेलो, हाँ अबूजर आमिल जो है उनका भी नंबर आपके पास है? हाँ वो है, ग्रुप में है। अच्छा, हाँ, कोई साहब बोल रहे थे क्या मानना है? हो सके तो कुछ दिन बाद हम लोग एक ओपन सेशन, जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, गेट टुगेदर ये सेशन होता तो इन फ्यूचर में अच्छा होता मेरा ख्याल से। हाँ नहीं, ये तो शुरू में बताया जा चुका है कि हम इंटरेस्ट गेज कर रहे हैं, अभी लोगों का कमिटमेंट गेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑनलाइन सेशन से गेज कर रहे हैं। देन ऑफ कोर्स मतलब जो एफिशिएंसी ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं है एकदम चीज को, लेकिन हमको भी उतनी सिंसियरिटी दिखाना है कि भाई ऑफलाइन में जाना तो है, बट ऑनलाइन में भी कितना मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। और मेरा और एक सवाल है, ये कब तक, मतलब हम लोग कितने सेशन के बाद हम लोग काम, मेरा अगले हफ्ते जैसे बोला आपने, अगले हफ्ते हम लोग एक सेशन करेंगे। और हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं, मैं टेंटेटिव सेशन मान रहा हूँ 1.5 घंटे का, कि उसके बाद हम लोग फिर काम पे आएंगे। ओके जी, इसलिए कि अभी हम ये भी करेंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ वो भी भेजेंगे, असेसमेंट फॉर्म कुछ बना के भेजेंगे कि आप लोगों ने क्या लर्न किया है। ओके इंशाल्लाह। तो आज जो है फ्राइडे है, जल्दी हो तो अच्छा है, मतलब जितना मतलब जल्दी हो तो अच्छा है। इतना एक प्लानिंग करने के इतना टाइम, ज्यादा टाइम होने से ये होता, एक एडवांटेज भी है, और मेरा मानना ये भी है, इतना टाइम जो भी काम हम लोग करेंगे वो हम लोग जल्दी से जल्दी करे तो अच्छा है। अब देखिए, जैसे हर चीज का एक कोर्स मॉड्यूल होता है, तो अब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आपने 5 सेशन लिया है, एटलीस्ट आप थोड़ा उसी और ग्रुप को उसको गाइड ना कर पाए, तो उसमें अगर हम बहुत तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये है कि अगर आप बहुत बिजी हैं और मतलब बहुत एडिशनल काम है, तो फिर सोचा जा सकता है, अगर टाइम निकाल सकते हैं तो हमें ये अंदाजा है मेरा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बस टाइम है अभी। टाइम है तो फिर थोड़ा सा तो फिर टाइम दीजिए। ओके कि बगैर जो है बेसिक नॉलेज के और बेसिक फ्रेमवर्क के, और जब तक थोड़ा पर्सपेक्टिव ना बने, तो फिर एकदम काम पे आ जाने से आदमी काम से भाग जाएंगे। ठीक है, उसको आप फिर उसका आपको यूटिलिटी भी पता नहीं चलेगा। ओके वो भी चीज है, बट ये कि हाँ मशवरा देते रहिए, जैसे आपने मशवरा दिया, अच्छी बात है। ठीक है, मतलब उस पे आप आज जो है फ्राइडे है, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जावेद साहब ने जो असाइनमेंट दिया है वो संडे तक आप लोग डालें। संडे तक अगर वो नहीं कुछ हो पाता है तो मंडे इंशाल्लाह जो है सादत या जावेद साहब जो है उसको डाल देंगे, ताकि आप लोग उसको देख लें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग थोड़ा सा इंडिकेट करिएगा कि मतलब अवेलेबिलिटी इंश्योर करिए, और सादत भी थोड़ा लोगों को आपको चेस भी करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा जी चेस लोगों को। जी कल मैं एक बार तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक बार एक राउंड कॉल कर लेता हूँ इंशाल्लाह, जो आए थे जो नहीं आए थे सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा सा रहे भाई की सही। तो अब नेक्स्ट सेशन हम लोग कब करें उस पर आप लोग गौर कीजिए। मेरे जहन में अगर आप लोग मंडे को प्लान करते हैं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं अवेलेबल रहूंगा। नहीं, मंडे के बजाय ट्यूसडे कर दें अगर वो है तो। ट्यूसडे के अलावा
पर अगर किसी को थोड़ा सा रिजर्वेशन है तो व्हाट्सएप में जो है आप अपनी उसको डाल दीजिए कि ट्यूसडे के बजाय कौन सा। और मतलब ये कोशिश करिए कि जो आपका या हम सब का जो काम है, हम सब काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसमें उसके साथ हम टाइम निकालें थोड़ा सा, मतलब ये भी, इसको भी एक मानिए कि ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। नो डाउट, तभी काम हो पाएगा, तभी काम हो पाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, इसलिए कि अभी मैं कहीं मीटिंग में था तो मैं पहुंचा हूँ 10 मिनट पहले, सुबह से ही मीटिंग में था जी जी था, लेकिन मैं बीच में कुछ खा के पानी पी के मैंने कहा भाई 1.5 घंटा कम से कम तो कुछ बात हो जाए, तो वो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक, तो खत्म करते हैं इसको इंशाल्लाह। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है अभी हम लोग ये तय करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट ट्यूसडे 7 PM हम लोग इंशाल्लाह जो है हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। अगर इसमें कोई तब्दीली करनी होगी तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना जो है वो रिस्पॉन्सेज जो है वो दीजिए, और जो टारगेट जो असाइनमेंट्स हमारे जावेद साहब ने जो गुजारिश की है वो संडे तक अगर आप लोग कर पाए तो अच्छी बात है, रादर मंडे जो है वो ब्रदर सादत या जावेद साहब जो है वो उसको शेयर करेंगे। कोई और अगर हमारे पास अगर कोई ऐसे साथी हो कि जो हमारे पास से उस ग्रुप में एडेड नहीं हो तो आप लोग बता दीजिए तो उनको ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मेरा ये मानना है कि जावेद साहब पे या हम पर डिपेंडेंट रहे, पार्टिसिपेंट भी ये कोशिश करें कि मतलब जैसे तहसीन भाई वगैरह ये इंशाल्लाह कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जी उनको टाइम दे रहे। जी नहीं सलीमुल्लाह साहब, देखिए अभी तो ठीक है चल रहा है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि अब हमें अगले सेशन में हम स्टेट वाइज कोऑर्डिनेटर रखेंगे। हाँ मैं कोऑर्डिनेटर जो है हर स्टेट के लोगों की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराएं, कौन से स्टेट से कितने लोग हैं हमारे पास, ताकि हम उस पर वो होमवर्क कर सकें। जी इंशाल्लाह। तो ठीक है, मतलब हमें कम से कम हर स्टेट के 3 लोग तो कंपलसरी है, मैक्सिमम हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मिनिमम इतना तो रहे। हमने आप लोगों से जिक्र किया था कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है या जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमारा ये पूरा जो प्रोसेस है इसको आप लोग 1 साल के लिए जुड़िए, और हम एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज की तरफ से ज्वाइंटली, अगर उसमें तालीमी बोर्ड भी रहेगा, और ये आप लोग उसको मतलब सीरियसली लीजिए और इसको उस तरह से भी लीजिए कि मतलब आपके एक्सपीरियंस का एक हिस्सा होगा इंशाल्लाह। ये आपने कंट्रीब्यूट किया एक आउटपुट में, और आपका नॉलेज और सारी चीजें इस तरह से बिल्ड हुई हैं। ठीक है, रहेगा हमारे उसमें इसकी बाबत में। ठीक है, चलिए। ऑफलाइन वाला मामला है वो तो रहेगा, ऑफलाइन तो करना ही है, लेकिन टीम वगैरह बिल्ड हो जाए आने वाले 2-3 सेशन में। ठीक है, चलिए, खुदा हाफिज इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो मंगल के दिन इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी।